नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। आशा करते हैं आप सभी लोगों के LT एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हमारा भी पूरा प्रयास है कि आपको एक कंटिन्यूस इंटरवल पर लगातार मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएँ। दोस्तों, रोज़ मॉडल पेपर प्रोवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं भी अपने कार्य में काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि आपका जितना सहयोग किया जा सके उतना मैं करूँ। दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर 11 लेकर आया हूं, जिसमें हमने बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 इम्पॉर्टेंट MCQ सेट किए हैं। 30 MCQ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। इससे पूर्व में हमने आपको 10 मॉडल पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी विद्यार्थी PDF की डिमांड करते हैं। उनको मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक की हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सारी PDF आपको वहां मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। अगर हमारा काम पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज है मॉडल पेपर नंबर 11 और प्रश्न संख्या 1 देखिए। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या फिर सजा देकर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जरा सोचिए। पारितोषिक देकर कोई बच्चा सुधर सकता है? नहीं सुधर सकता कोई, वो भी स्पेशली वो छात्र जिसको चोरी करने की आदत हो। तो आपको सबसे बेस्ट क्या वे हो सकता है दोस्तों कि आप उसको एग्जाम्पल दें। आप उसको एग्जाम्पल दें और बताएं कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसी से उसमें चोरी करने की आदत को छुड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। अगर आप छात्र छात्राओं में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? आप उपदेश दें, कहानियां पढ़ाएं, आदर्श आचरण करें या फिर महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना। तो आपको छात्र छात्राओं के सामने दोस्तों आदर्श आचरण करना पड़ेगा अगर आप उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप उनको सामाजिक रूप से परिपक्व बनाना चाहते हैं, आप उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं आदर्श आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आधी चीज़ें तो अपने टीचर्स को देखकर सीखता है। जो टीचर है जैसा वो बिहेव करता है उसी से बच्चा काफ़ी चीज़ें सीखता है। तो आपको उनके सामने आदर्श आचरण करना पड़ेगा। इसी से दोस्तों उनमें भी सामाजिक मूल्यों का विकास होगा आपको देखकर। इसके बाद अगला, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अगर आप एजुकेशन के स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, क्या जरूरी है? अध्यापकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन या फिर पाठ्यक्रम में संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है छात्रों का सतत मूल्यांकन। आप जब छात्रों का लगातार कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते रहेंगे तो अपने आप ही एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा उठ जाएगा। जैसे कि आप कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो उससे बच्चों को लगातार अपनी कमियों का पता लगता है और उससे वो अपनी कमियों का सुधार कर लेते हैं समेटिव असेसमेंट से पहले। तो इससे होता क्या है कि अपने आप ही एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका संप्रेषण पर भी आधारित मान सकते हैं। एक छात्र अपने अध्यापक की समस्या को हल करने में उस समय सहायता करता है जब वो लेक्चर दे रहा होता है। तो वो छात्र कैसा था? ठीक है, वो छात्र कैसा है? एक छात्र आपने हमेशा देखा होगा, एग्जाम जब आप क्लास में पढ़ाते होंगे तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि आप कोई समस्या जब सॉल्व करते हैं तो लगातार बीच बीच में सहायता करते रहते हैं। तो इस टाइप के जो लिसनर होते हैं वो कैसे लिसनर होते हैं? सबल सुनने वाला, मूल्यांकित सुनने वाला, यथार्थवादी सुनने वाला या फिर एक सूचनात्मक श्रवण। ठीक, यानी कि इम्फैटिक लिसनर, इवैल्यूएटिव लिसनर, रियलिस्टिक लिसनर या फिर एन इंफॉर्मेशनल
लिसनर। तो इसका राइट आंसर है सबल सुनने वाला यानी कि एम्फैटिक लिसनर। ठीक, एम्फैटिक लिसनर दोस्तों वो होते हैं जो कि काफ़ी अटेंटिव होते हैं, क्लास में रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है, और आपके इनपुट देते रहते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जब आप कन्वर्सेट करते हैं। ठीक है, तो इनको साथ में एक्टिव लिसनर या फिर रिफ्लेक्टिव लिसनर भी बोला जाता है। तो जो एम्फैटिक लिसनर होते हैं यही आपकी दोस्तों मदद करते हैं क्लास में जब आप समस्या का समाधान कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कम्युनिकेशन में है, एक प्रभावशाली संप्रेषण किसकी अपेक्षा नहीं करता है? एक प्रभावशाली संप्रेषण किसकी अपेक्षा नहीं करेगा? वाक पद्धति में परिवर्तन, सटीक हाव भाव, विषय वस्तु पर अधिकार या फिर आकर्षक व्यक्तित्व। अब आप बताइए, जब आपको कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो आपको क्या आवश्यक नहीं है? देखिए, आपको आकर्षक व्यक्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी हो, लेकिन आपको कम्युनिकेशन के लिए वाक पद्धति में परिवर्तन चाहिए कि आप किस तरीके से बोलते हैं, आपके सटीक हाव भाव चाहिए, आपका विषय वस्तु पर कमांड होनी चाहिए। उसी केस में आपका प्रभावशाली संप्रेषण हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इससे कम्युनिकेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा ग्रामीणों के अंदर साक्षरता को बढ़ावा देने में संप्रेषण का अच्छा ढंग नहीं हो सकता? आपको बताना है कि संप्रेषण का कौन सा अच्छा ढंग नहीं है जब आप ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देना चाहते हैं। करके दिखाना, लिखना तथा पढ़ना, टीवी तथा फिल्म प्रोजेक्टर द्वारा सामग्री प्रस्तुत करना, लंबी समूह चर्चा। तो इसमें देखिए, करके दिखाना बहुत अच्छी चीज़ है, लिखना पढ़ना उससे भी उनमें साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म और टीवी प्रोजेक्टर के द्वारा अगर आप सामग्री को प्रस्तुत करेंगे तो उससे और ज़्यादा उनको क्या होगा, साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना, ये तो बेस्ट है। लेकिन लंबी समूह चर्चा दोस्तों कभी भी संप्रेषण, मतलब हम कह सकते हैं साक्षरता को बढ़ावा देने का संप्रेषण का अच्छा ढंग नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका जो शिक्षण सहायक सामग्री है उस पर आधारित मान लीजिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यानी करके दिखाने के लिए, लिखने तथा पढ़ाने के लिए, एक सुनियोजित एवं पूर्व निर्धारित ज्ञान कार्यक्रम के रूप में, या फिर छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली एक मशीन के रूप में। वैसे देखा जाए तो इन सभी में कंप्यूटर का प्रयोग हो सकता है, लेकिन बेस्ट किस में होगा? एक सुनियोजित और पूर्व निर्धारित ज्ञान कार्यक्रम के रूप में। एक सुनियोजित मतलब एक आप जो आपका प्लान्ड है, प्री असाइंड है, ठीक है, और एक आपका क्या है, ज्ञान कार्यक्रम है, यानी कि आपका नॉलेज प्रोग्राम है। इसके रूप में दोस्तों ये हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कक्षा में अध्यापक के रूप में आप प्रश्न पूछते हैं। आप कक्षा में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं आप क्वेश्चन को? अनुशासन बनाए रखने के लिए, अपना शिक्षण उन्नत करने के लिए, उन्हें व्यस्त रखने के लिए, या फिर विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए? जब आप बच्चों से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं तो उनको पूरा अपनी अभिव्यक्ति को कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक है ना, तो जब आप कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो आप विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए पूछते हैं प्रश्न। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में एक अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षक के गुण भी कह सकते हैं इसको। सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों में परिवर्तनों का स्वागत करना। तो एक अच्छा शिक्षक क्या हो सकता है दोस्तों? वो हो सकता है कि जो जीवन के नए मूल्य, नए विचार व परिवर्तनों का स्वागत करे। एक अच्छा टीचर वही होगा दोस्तों जो कि परिवर्तन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, एक रूढ़िवादी या हम कह सकते हैं एक खराब शिक्षक वही होगा जो कि उसी पुराने ढर्रे पर चलेगा। एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आपको दोस्तों जो नए विचार हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जीवन में नए मूल्यों को भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो एक रूढ़िवादी टीचर होगा वो वही परंपरागत चीज़ों को लेता हुआ चला जाएगा, लेकिन जो कि अच्छा नहीं है। आपको एज ए टीचर आपको लगातार अपने आप को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपग्रेड करते रहना
रहना पड़ेगा, इन्हेंस करते रहना पड़ेगा अपनी नॉलेज को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार नए विचारों, नए परिवर्तनों, नए मूल्यों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तकें जो विषय के अनुभवी शिक्षकों द्वारा लिखी जाती है उनका ही चयन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जब बुक को खरीदते हैं तो हम उन्हीं बुक्स को रेकमेंड करते हैं या उन्हीं बुक्स को खरीदते हैं जो कि किसी अनुभवी शिक्षक के द्वारा लिखी गई होती है उसी विषय के। तो क्यों ऐसा करते हैं हम, वह विषय का ज्ञान रखते हैं, उन्हें अनुभव है, वह जानते हैं कि विद्यार्थी कहाँ और कब त्रुटियां करते हैं, विद्यार्थियों की पसंद और नापसंद को जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है, वह जानते हैं कि विद्यार्थी कहाँ और कब त्रुटियां करते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने बुक के सिलेबस को सेट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है कि जब आप अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बुक खरीदते हैं तो आप क्यों खरीदते हैं, कि भाई अनुभवी शिक्षक की ही बुक आपको क्यों चाहिए होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक छात्र को परामर्श प्रदान करते समय यह सर्वोत्तम उपाय है कि आप अधिकाधिक वार्तालाप करें ताकि छात्र का कोई हिचक ना रह जाए। छात्र अपनी समस्या तथा भावनाओं का स्वयं विश्लेषण करे। छात्र द्वारा सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विरोध करने पर उस पर उचित नियंत्रण रखा जाए, या फिर जब छात्र अपने संबंध में तथ्यों को नकारने का प्रयास करे तो उसका पुनरीक्षण किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है, जब आप छात्र को परामर्श प्रदान करते समय यह सर्वोत्तम उपाय है कि जब छात्र अपने संबंध में तथ्यों को नकारने का प्रयास करे तो उसका पुनर्निरीक्षण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यस्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो एक प्रभावी कक्षा में क्या होगा, ऑफ कोर्स बच्चे क्या करेंगे, अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो जब आप शिक्षक को का गाइडेंस लेंगे, सहयोग मांगेंगे उससे, जिससे कि आपका जो अधिगम है वो इजी हो जाए, यानी कि आपकी लर्निंग इजी हो जाए, तो वही सबसे प्रभावशाली कक्षा कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका बाल विकास से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है कि उत्तर बाल्यावस्था के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के संग रहना सीखना। तो देखा जाए तो AACD ये सभी आपकी उत्तर बाल्यावस्था की कह सकते हैं, ये इसकी मतलब एक तरीके से क्वालिटीज हैं। ठीक है, ये उत्तर बाल्यावस्था में सब होता है, लेकिन आपका जो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यानी कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन सोशल रोल को अचीव करना, ये दोस्तों आपका बाल्यावस्था का गुण नहीं है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था का गुण नहीं है। ये आपका एडोलेसेंस का यानी किशोरावस्था का गुण है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनोचित्रण यानी कि माइंड मैपिंग का संदर्भ है। आपको बताना है कि माइंड मैपिंग एक्चुअली होती क्या है। अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना या फिर मन के कार्य का अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि मन के कार्य का जो अन्वेषण होता है वो ही आपका क्या कहलाता है, माइंड मैप कहलाता है। माइंड मैप दोस्तों क्या होता है, एक डायग्राम होता है, ठीक है, जो कि आपका ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, देखिए जो माइंड मैप है एक तरह का टूल है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है जो भी चीज़ों को कैप्चर करता है ना, तो जो भी आपके जैसे आप कैप्चर वो क्या करता है, जो भी आपकी थिंकिंग है उनको कैप्चर करता है जो कि आपके मस्तिष्क में जाती है। ठीक है, तो माइंड जो मैपिंग होती है वो दोस्तों आपको हेल्प करती है थिंक करने के लिए, नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए यानी कि याद करने के लिए, और आइडिया को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके का दोस्तों क्या है, ये माइंड मैप आपका डायग्राम है और ये आपके मन के कार्य का अन्वेषण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मनोचित्रण आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला
क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, विभेदीकरण का मतलब है कि जब आप भेद करने लग जाते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या होगा, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों को बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग से बैठाया जाता है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ठीक, तो भाई देखा जाए तो बी सी डी, ये इसमें क्या दिख रहा है आपको, विभेदीकरण तो साफ साफ दिख रहा है आपको। ठीक, कि भाई जो अध्यापक है वो निम्न आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपका मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को आपने अलग से बैठा दिया, ठीक है, यानी कि विभेदीकरण कर दिया। लड़कियों को आप कह रहे हैं कि भाई गणित और विज्ञान मत लो। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसमें विभेदीकरण कहाँ से आ गया ना। इसमें तो आपका कोई ऐसा नहीं है कि जो कक्षा में जब आप व्याख्यान दे रहे हैं तो भाई इसमें कोई विभेदीकरण वाली बात तो है ही नहीं, आप अनबायस्ड होकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बात है कि भाई आप केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट राइट। आपको लेक्चर मेथड के अलावा आपको और भी मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन और खासकर जब आप उच्च प्राथमिक स्तर की अगर आप बात करते हैं, जब आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं तो आपको लेक्चर मेथड का उपयोग कम करना चाहिए। आपको ज़्यादातर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। आप मॉडल का प्रयोग करिए, आप प्रदर्शन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो भी मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाइए, उससे बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं ना। लेकिन आप लेक्चर का जो प्रयोग है दोस्तों वो आप हायर एजुकेशन क्लासेस में कर सकते हैं, 11th-12th में करिए, आप 9th-10th में भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप ग्रेजुएशन लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो वहाँ पर लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा कारगर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। देखिए ये वही है जैसे कि हम कहते हैं ना भाई, जो आपका आनुवंशिकता है, मतलब जो आपका मानव विकास है, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। तो कई मनोवैज्ञानिकों में क्या है, मतभेद है कि भाई कोई मानता है कि भाई आनुवंशिक पूरी तरह से विकास के लिए जिम्मेदार है, और फिर इसके बाद कई मानते हैं कि भाई जो आपका पर्यावरण है वो इसके लिए जिम्मेदार है। बाद में फिर क्या हुआ कि भाई दोनों के इंट्रैक्शन से ही आपका क्या होता है, मानव का विकास होता है। ठीक है, उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी बुद्धि का निर्माण होता है। लेकिन तो यहाँ पर जब बात आती है प्राकृतिक पोषण विवाद की, तो जो प्राकृतिक की बात होती है वहाँ पर हम आनुवंशिक पे चले जाओ। ठीक है, और पोषण का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है आपका वातावरण। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम गलती करते हैं, हम सोचते हैं प्राकृतिक का मतलब प्रकृति और पोषण का मतलब आपका क्या हो गया कि भाई जीन से रिलेटेड हो गया। तो आप समझ लीजिए प्राकृतिक का मतलब क्या होगा कि आपकी जो जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, और पोषण का मतलब क्या होगा कि जिस आप पर्यावरण में रह रहे हैं। ठीक है, तो पोषण का मतलब कभी पूछा जाएगा, पोषण का मतलब क्या होगा, पर्यावरण। ठीक, ये या फिर हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका आंसर क्या है, प्राकृतिक का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब क्या है, जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से आपका संबंधित है। दोस्तों ये आपका सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिक या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक है, यानी कि आपकी जो सूचना का जो प्रक्रियाकरण होता है दोस्तों उससे ये संबंधित होता है। यह प्रतिमान जो आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, आपने नाम सुना होगा आशुबेल। ठीक है, आशुबेल, इनके द्वारा दोस्तों ये प्रतिमान दिया गया था। ठीक है, और कब दिया गया था, 1960 में दिया गया था। ये भी आप ध्यान में रखना, डेविड पॉल आशुबेल, इनका पूरा नाम देखें तो डेविड पॉल आशुबेल। ठीक, इनके द्वारा दोस्तों दिया गया था। ठीक है ना, तो जो अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान है, इसमें होता क्या है कि जो कक्षा संचालक है उसके द्वारा दी जाने वाली वह सूचना है जो छात्रों को नई आने वाली सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि आप एक ऐसी सूचना दे रहे हैं कि जो छात्रों को नई सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती है। तो कक्षा संचालक दिए जाने वाली वो सूचना को क्या बोला जाता है, अग्रिम
व्यवस्थापन बोला जाता है। ठीक है ना। तो अग्रिम व्यवस्थापन क्या है? कक्षा संचालक द्वारा दी जाने वाली वह सूचना जो छात्रों को नई आने वाली सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती है। तो इसको हम बोलते हैं अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत या फिर नमूना सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सैंपलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? थॉमसन, थर्स्टन, कैरोल, स्टर्नबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? थॉमसन। थॉमसन के द्वारा दोस्तों यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। और एक्चुअली इन्होंने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत से स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। क्यों आपको मानव बुद्धि और विकास की समझ होनी चाहिए? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह कैसे बताना है, यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो आपको क्यों जरूरी है बुद्धि एवं विकास की समझ? तो इसका राइट आंसर है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में आपको स्पष्टता हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो बच्चे हैं सब अलग अलग हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं और उनका बुद्धि और विकास की अगर आपको समझ होगी तो आपको पता होगा कि हर विद्यार्थी को आपने किस तरह से पढ़ाना है, शिक्षण कार्य आपका कैसा होना चाहिए, और इसी केस में आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम परिस्थितियों को पैदा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मन के द्वारा, शिल्डन के द्वारा, हिपोक्रेटस के द्वारा या फिर कैटल के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिपोक्रेटस के द्वारा व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किया गया था। इनका क्या था? 4 स्वभावों का सिद्धांत था। तो इसको एक प्रोटो स्पाइकोलॉजिकल सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि बताता है कि व्यक्तित्व के 4 प्रकार हैं। एक होता है सांगुइन, ठीक है, कोलेरिक, मेलेंकालिक और कफेटिक। ठीक है, ये इसको दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखना कि ये आपका क्या है, स्वभाव का सिद्धांत है। यानी 4 टाइप के आपके स्वभाव होते हैं जिसको प्रोटो स्पाइकोलॉजिकल सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे लिंगों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वो उपयोग करती है। जब आप अपने कार्यों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और अपने कार्य को आसान बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एनालाइजेशन। यानी कि आप उसको बोलेंगे उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से रिलेटेड कौन सा नहीं है? सिगमंड फ्राइड, आइजनेक, कैटल, आलपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वो है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड व्यक्तित्व के ट्रेट सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। दोस्तों ये कौन है? मनोविश्लेषण सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आइजनेक हैं, कैटल हैं, आलपोर्ट हैं, ये दोस्तों आपके व्यक्तित्व के ट्रेट थ्योरी से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक चिंतन कौशल के विकास में सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? ठीक है, यानी कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग का जो कौशल है उसको सबसे ज़्यादा कौन नरिश करता है? ठीक है, कौन सी योजना? एक बहुविकल्पीय परीक्षण देना, क्या इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस होगी? विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनवाने का कार्य करना। ठीक है, विद्यार्थियों को इस प्रकार के कार्य पत्रक करने को देना जिसमें उन्हें पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों का पुनर्स्मरण करना हो, या फिर विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। तो भाई आप ये बताइए कि आप में जो क्रांतिक चिंतन कौशल है या फिर इसको आलोचनात्मक चिंतन कौशल भी बोला जाता है, ये आप में कैसे विकसित होगा? जब आप दोस्तों इस तरह के
क्वेश्चंस का आंसर देंगे। इस कथन का आप समर्थन या खंडन करेंगे कि भाई आपको ये कथन आपसे प्रस्तुत किया गया कि भाई लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, तो आपको इसका क्या करना है, समर्थन करना है या फिर खंडन करना है। तो आपके अंदर इस तरह के जब आप कथनों का आप आंसर करेंगे या इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपके अंदर क्या होगा दोस्तों, अपने आप ही आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है, मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या फिर सीसीई। तो देखा जाए तो नीचे के तीनों हैं। निर्माणात्मक यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव, समेटिव, और ये तो आपका क्या हो गया सीसीई, जो तो आजकल चलता ही है। ठीक है ना। ठीक, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एवं एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ए वाला तो कोई भी टाइप का मूल्यांकन नहीं होता। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, समायोजन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। औसत बुद्धि के बच्चे कहीं भी समायोजित हो जाते हैं, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे सभी दोस्तों कहीं ना कहीं समायोजित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपके कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं समायोजन की दिक्कत आती है, उनको एडजस्टमेंट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि आपका आरटीई पर आधारित है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस धारा के तहत स्थानीय प्राधिकारों के कर्तव्य निर्धारित करे गए हैं। स्थानीय प्राधिकारियों के जो कर्तव्य हैं दोस्तों वो किस में निर्धारित किए गए हैं, धारा 9 में। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारियों को धारा 9 में कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र के बालकों का अभिलेख करेंगे, विद्यालयों के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करेंगे और शैक्षणिक कैलेंडर को तैयार करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और धारा 8 में क्या 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 कहा गया है कि भाई राज्य सरकारों के कर्तव्य हैं कि वो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को उपस्थिति सुने, उसका जो प्रवेश है और उपस्थिति है वो सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना है। और ये भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी आपका जो कमजोर या वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके संग कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये आपका धारा नंबर 8 में आता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता दूं, चलो धारा नंबर 10 में क्या है, उसमें माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य है कि जो प्रत्येक अभिभावक है उसका ये ड्यूटी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेगा या भर्ती करवाएगा। ठीक है। और इसके बाद जो धारा नंबर 11 है, धारा नंबर जो 11 है उसमें राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है कि भाई जैसे आपके 3 वर्ष से ऊपर आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना और जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को हम कह सकते हैं आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को जिम्मेदार माना गया है कि उनको आवश्यक व्यवस्था उनके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जो धारा नंबर 11 है वो आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है उससे पूर्व की शिक्षा के प्रावधान का इसमें वर्णन किया गया कि भाई 6 वर्ष से पहले बच्चे का क्या होगा, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक, ये ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन इसमें कोई ऐसा, ये सिर्फ इसमें प्रावधान किया गया है लेकिन इसका कोई हम कह सकते हैं यथार्थ रूप में इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों द्वारा उतने स्तर पर नहीं किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, बहुभाषा। जो आपका एनसीएफ 2005, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि इसके लिए कौन सी भाषा निहित है, बहुभाषा इसके लिए निहित है। इसको अपने ध्यान में। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक स्टेटमेंट है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है, शेफर का, हेडफील्ड का, ड्रेवर का, लेडेल का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ड्रेवर का। ये दोस्तों अधिगम क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है, इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ड्रेवर के द्वारा यह कथन दिया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं, आपको बताना है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। दोस्तों इसका राइट आंसर है मितव्ययिता सृजनात्मकता की पहचान नहीं है। सृजनात्मकता की पहचान करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जानें कि बालकों में सबसे पहले होता है मौलिकता का गुण, उनमें मौलिकता के दर्शन होते हैं। इसके अलावा प्रवाह बहुत अच्छा होता है, उपयोगिता का गुण भी उनमें पाया जाता है। इसके अलावा भी और कई, जैसे स्वतंत्र निर्णय, परिहास प्रियता, उत्सुकता, ठीक है, संवेदनशीलता भी उनमें अधिक पाई जाती है, स्वायत्ता का भाव भी पाया जाता है, ऑटोनोमस। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, सृजनात्मकता के गुण होते हैं। इनको आप एक एक करके याद कर लीजिएगा, इस पर बेस जरूर क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि सीखने के पठार पर है। स्टेटमेंट लिखा है मैंने, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, हॉलिंगवर्थ, गेट्सवानी, स्किनर या फिर रॉस? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रॉस, इसका राइट आंसर। रॉस के द्वारा दोस्तों यह कथन दिया गया है कि भाई जो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है। अब इसमें काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि सर इसका आंसर बी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मैंने कंफर्म किया है। कई बुक्स में इसका आंसर दिया हुआ है कि भाई गेट्सवानी, लेकिन गेट्सवानी इसका गलत आंसर है। ये कथन रॉस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कार्य पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।